वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बड़े इंटरेस्टिंग आज हमारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हमने बात की हमारा और फॉर्चुनेटली करने वाले हैं। ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें भी एक बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। और किस हवाले से होगी ये ज़रा सा हमारा बता देते हैं देखने वालों को। पाकिस्तान में हर शख्स की ख्वाहिश ये है कि वो मुल्क से बाहर जाकर काम करे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड। बिल्कुल ठीक है, सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए। ऑथेंटिक लोगों से अगर आपका राब्ता ना हो, किसी गलत इमिग्रेंट के हाथों आप लग गए ना तो आप बड़ी प्रॉब्लम में। अच्छा, प्रॉब्लम यही आती है कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं यहाँ पर, जिसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो अनलाइसेंस्ड हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि इनमें मेजॉरिटी ऐसी है हमारा जो अमेरिका कनाडा के लिए काम करते हैं बट उन्होंने शायद कभी वहाँ पे देखा भी ना हो। अब इसमें होता क्या है, लोग अपनी बहुत बड़ा सरमाया जो है इसमें कमा देते हैं और क्योंकि डॉक्यूमेंट सही तरह से नहीं कंपाइल कर सकते या नहीं कर पाते और चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, तो ये वजह बनती है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ हैं, जी बिल्कुल, ये जो नॉलेज है ना, ये प्रॉपर नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचाना ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आदिल इस्माइल साहब, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, डायरेक्टर सुपीरियर कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत शुक्रिया आदिल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया और ये बहुत अहम टॉपिक है जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बताएं कि वीज़े के लिए जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस है जो आपको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि हर वीज़ा हर बंदे के लिए नहीं होता। क्या अच्छी बात। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, या हर कंट्री हर शख्स के लिए, एप्लीकेंट के लिए नहीं होती है। हमारा जो पहला सवाल ये होता है कि ना मुझे किसी भी जगह पर भेज दो। एप्लीकेंट को चाहिए कि वो देखे कि वो कहाँ के लिए सूटेबल है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसको वर्क एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी लैंग्वेज और उसकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स है या स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर हो सकती है। किसी के लिए फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जैसे स्किल माइग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद रहता है। यूरोप अगर देखें तो आपको टेक्निकल लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यूएस को देखें तो वो हाई टेक के लिए या हाईली प्रोफेशनल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो वो ज़्यादा जो है ना सूट करता है। तो बेहतर ये होता है कि सब बजाय इसके हमारे पास भी आते हैं लोग जो है ना एप्लीकेंट कि मुझे कहीं पे भी भेज, कहीं पे भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको तो इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर जो है ना वो उससे नहीं पूछते बस मुझे आपको पहले आपको टेस्ट करेगा ना, आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, चीज़ें करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि आपको इवैल्यूएशन, असेसमेंट, फिर उसके मुताबिक कंट्री का तशख़ीस करना कि भाई ये कौन सी कंट्री उसके लिए बेहतर होगी। तो इस वक्त डेफिनेटली क्योंकि देखिए हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स है या प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई कैरियर ग्रोथ के लिए जाना चाहता है, ठीक है ना, कोई अपना अच्छी लिविंग के लिए जाना चाहता है, कोई बेहतर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है और कोई फैमिली को सेटल करने के लिए देखता है। तो हर किसी की सिर्फ हर बंदे का ये गोल नहीं है जो हमारा एक आम तासुर है कि वो सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए जाना चाहता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम पहले क्लाइंट को इवेल्युएट करते हैं बीइंग सुपीरियर कंसल्टिंग, और हम चूंकि लीडर्स में से शुमार अगर होते हैं तो फिर हमारा ज़्यादा ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करें। मेरा जो मकसद है वो एप्लीकेशन सिर्फ नहीं है, उनको रियलिस्टिक, ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना है। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं कि सिंस 9/11 आई मीन 2001 के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया, बड़ी तेज़ी से ये जो टॉप टियर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आती रही और एवरी नाउ एंड देन पॉलिसीज़ या जो के लॉज थे स्ट्रिंजेंट होते चले गए। नतीजा ये निकला कि हमारी जैसी कंट्रीज़ के लिए जो ज़्यादा लोग परस्यू कर रहे थे अपने करियर को वहाँ पर बनाने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती चली गई। अब ये सिचुएशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा कंसर्न वेस्ट में भी ये है, अमेरिका कनाडा में भी ये है कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आ चुके हैं, उनको अकोमोडेट करना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। और प्लस ये कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरम पॉलिसीज़ हैं, वो इतनी सपोर्टिव नहीं होंगी इमिग्रेंट्स के लिए। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, एक तो ये है कि अब जैसे आपने कहा 2001 के बाद से तो सिलसिला शुरू हुआ और इमिग्रेशन काफ़ी वाइडली ओपन भी रही, लेकिन मैं इसको इस तरह से एड अप करूंगा कि 2020 के बाद ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। पैंडेमिक के बाद जिसको हम कहते हैं कभी बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन कर दी और फिर उसके बाद 2022 के बाद से तो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज खास तौर पर जो हमारे टारगेटेड कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, मोस्टली लोग जाना चाहते थे और करना चाहते थे।
तो वहाँ पर पॉलिसी सख्त होगी और वो टारगेटेड ऑक्यूपेशन, क्योंकि अब कंट्रीज जो चाहती हैं वो ये चाहती हैं कि ना स्पेसिफिक जो उनकी नीड है लाइक हेल्थ केयर, IT प्रोफेशनल, उनको फोकस करें रादर देन आप सिर्फ एक बैंकिंग ऑफिसर हैं या कोई मार्केटिंग वाले हैं जो जनरल ऑक्यूपेशन, उनके लिए टफ हो गया, खत्म नहीं हुआ लेकिन टफ हो गया, अब वो अप्लाई इस तरह से नहीं कर पाते हैं। वेरस डंकी का सिलसिला ज्यादा शुरू हो गया। अभी आपने स्पेन में स्वेटा के मुकाम पे आपने देखा कि इलीगल इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा तादाद में जा रहे हैं और कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों की रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उसमें एजेंट्स का जो है वो अमल तक ज़्यादा हो जाता है, वो स्कैम्स के अंदर कुछ सॉफ्ट। मैं तो बहुत वाइडली बात ये करता हूँ, मैं कुछ 10-12-15 साल से मीडिया के ऊपर ये कह रहा हूँ, आवाम को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री कि वो एजुकेशन से ज़्यादा जो है ना वो इश्तहारात पे ज़्यादा जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। और हर बंदा आके वो कहता है, जिसमें मिसाल के तौर पर कुछ लोग आ जाते हैं वो कहते हैं यार और कनाडा ने तो 14 दिन के अंदर अब आपको परमानेंट डीज भी लगाते हैं कि इतने पैसों में। देखिए मैं एक बात आपके चैनल के तवज्जो से बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं 15 साल 20 साल लगाऊं इस इंडस्ट्री के अंदर, लोगों का जो कुछ लोगों को फायदा होता है वो कोई 2-3% 5% लोग होंगे, लेकिन अब ये होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम सिर्फ ये बताएं, वो हम बात करेंगे कैसे बचना चाहिए एजेंट से, बट आवाम को तो अट्रैक्शन जहां पर ल्यूरिंग इफेक्ट आता है वो वहां चले जाती है। और लेकिन अब ये करना चाहिए कि जो हमारे मोतबर इदारे हैं, गवर्नमेंट है, एग्जैक्टली, इनको SOPs बना चाहिए, एक इंडस्ट्री है इसको रिकॉग्नाइज किया बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इनको काम है सिवाय बजाय इसके कि सिर्फ हम हमारे पास कंप्लेन आती है जो इदारों के पास, वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कंसल्टेंट के लिए ये कह रहे हैं कि कंसल्टेंट, देखिए हम आवाम को नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक है, आवाम के पास मैं स्टार लगाऊं या मार्केट करूं, सोशल मीडिया पे पाबंदी कराना चाहिए। अच्छा एक चीज और मेरे लिए भी होना चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होती है एट टाइम्स कि हम जैसा आदमी भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो भी इसमें ट्रैप हो जाता है, वो हनी ट्रैप होता है वो बेसिकली। लेकिन हम भी कभी सोचते हैं कि चांस लेके देखा जा सकता है, और ये जो चांस लेने वाली जो चीज होती है ना, यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। देखिए इसको यूं कहा जाता है कि ना, मैं अब जो इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ और इवन इदारों में भी ये होती है कि डिजिटल डंकी बढ़ गई है जी, डिजिटल डंकी, उसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, एग्जैक्टली, ज्यादातर हिस्सा नॉन क्वालिफाइड का है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ सर्वाइव नहीं कर सकता, वो वहां जाता है, वो कहता है मैं ड्राइवरी कर दूंगा, और उसमें एक बहस है, एक आर्गुमेंट है कि देखें, और वो आर्गुमेंट ऐसे ही जैसे कोई कहे कि यार मेरे पास घर में खाने को नहीं तो मैं चोरी क्यों ना करूं, बिल्कुल ठीक है, तो मेरा राइट बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें देखना है, क्योंकि देखें मैं अगर ट्रेवल करता हूँ, आप ट्रेवल करते हैं, क्वालिफाइड लोग ट्रेवल करते हैं, शुरफा ट्रेवल करते हैं, उनको बहुत मुश्किलात होती है। अभी हमें दुबई का वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमें अब ये कहते कहते हम थक गए, अब हमें नैरेटिव बिल्डअप ये ना चेंज करना पड़ेगा कि आवाम जो है वो तो मासूम है जी, वो तो ट्रैप हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बट आप SOPs बनाए ना, आप रूल्स बनाए, आप फिल्ट्रेशन, आपके पास इतना कवानीन होना चाहिए कि हर बंदा उठकर सोशल मीडिया पर वीजा दिखा देगा, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, मैं दिखाऊं मुझे भी रोका जाए, दूसरा दिखा उसको भी रोका जाए। SOPs जब हम जियो फेंसिंग करके या जो बिल्कुल आप कर लेते हैं, आप ट्रैक करते हैं, तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कितना बड़ा फायदा है या इदारों के पास, अगर आप SOPs या कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो वहां से आप एक अर्निंग फैक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, आप लाइसेंसिंग करें, आप लाइसेंसिंग फीस करें, बजाय इसके कि मैं यही देखता रहा हूँ, जैसे मेरे बड़े भाई हैं लाइसेंस हैं, वो भी आते हैं, लेकिन क्या रुक गया स्कैम? क्या लोगों ने दूसरी तरफ देखना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता, ना हो सकेगा अनटिल एंड अनलेस आप बाढ़ लगाएंगे पानी के ऊपर, लोगों को बचाने की तो हिदायत करते रहेंगे, वो कभी बचेंगे कभी नहीं बचेंगे, लेकिन आप बाढ़ लगाएं, आप रोकें इन सब चीजों को, फिर आप देखें कि सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, हमारा जो नाम है, जो प्रॉब्लम है, खराबी है, वो खत्म हो जाएगी। एक कॉलर ने हमें इस वक्त राब्ता किया है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ भावलपुर से। फ्लोर पे थोड़ी सी आवाज काफी कम आ रही है आपकी। जी आप कहिए। भावलपुर से जी, प्लीज, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, भावलपुर से आतिफ बात कर रहे हैं। जी आतिफ साहब पूछिए। मैं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे सिर्फ एक सवाल था डॉक्टर साहब से, ये जो हर कोई एजेंट बना हुआ है, लेकिन फीसें एडवांस मुझसे ले लिए एक आध एजेंट ने, लेकिन वो जब प्रोसेस की बात करता हूँ वो कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर आपको ये स्टेप एक स्टेप पे ना वो कहते हैं ये फीस जमा कराएंगे तो आपकी फाइल आगे जाएगी, फिर आप फीस जमा कराएंगे तो फिर आगे जाएगी। तो इसका कोई तरीकेकार है कि आतिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपका मामला जो है हम कुछ समझ सकें, कुछ नहीं समझ सके, करते ही हैं कि ओन साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इनका ज़रा सवाल पूरा सुन लें और फिर हमें बता दें ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर सकें। ठीक है जी, वीज़ा प्रोसेस क्या है? जी ठीक है,
ठीक है, ठीक ये है, सवाल अभी समझा देते हैं, ठीक है, उसी ये तरफ सवाल आ रहे हमारा थे। होने भी वाला होने था, भी वही वाला उन्होंने था। चलें, पूछ आप लिया है। पूछ लें। हाँ, तो वो यही पूछ रहे हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए हमें प्रॉब्लम्स आती हैं डॉक्यूमेंटेशन बैंक स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट बैंक चीज़ आती है स्टेटमेंट और इसमें, तमाम और यहाँ पे लोग काम डॉक्यूमेंटेशन, दिखा देते हैं। उस हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए और इसमें कोई आसानी हो बड़ा उनके लिए। आसान सा मामला है। ये तो वही वाली बात जो जी। हम बात करते हैं, आवाम बड़ी मासूम है। जी जी, वो सवाल इसीलिए इस तरह से मासूमाना करते थे। सवाल है। मासूमाना सवाल है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप कंसर्न के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आई मीन उसकी जुडिस्डिक्शन ही नहीं है। नहीं है। आप एजेंट को जब तक ये समझते रहेंगे कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, तब तक आप फंसते रहेंगे। तो फिर शिकायत भी क्यों करते हैं? दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट्स को और इदारों को जो है ना वो Right. आपको करना चाहिए। आवाम तो सीधा सवाल भी करेगी, बात भी करेगी कि बैंक स्टेटमेंट्स या हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे कई जगह पर तो हम ये देखते हैं जो ज्यादातर लो स्किल वर्कर्स कह लें, जो ज्यादा तालीमी याफ्ता नहीं होते, वो फंसते ज्यादा जी। पढ़ा लिखा आदमी तो फिर भी ड्यू डिलिजेंस कर लेता है, बिल्कुल ठीक पूछ है। लेता है, एआई को यूज कर लेता है, रिव्यूज करता है, चेक करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है कि बैंक स्टेटमेंट हो या कोई भी चीज हो, आपने किसी और से नहीं, आप कर क्या सकते हैं? बीइंग एन एक्सपर्ट मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप विजिटर वीजा की बात करें, लेट्स अज्यूम, तो आपने करना क्या है कि आपने तैयारी करनी। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि मैं A1 ग्रेड कैसे लूं या इम्तिहान कैसे पास करूं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना वो पर्चा रिलीज करके आप कर लें या किसी के आप जो है ना वो असिस्टेंस ले लें। आपने उनको कहेंगे तैयारी करें, बिल्कुल ठीक। आप उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करें, Right. सही रिसोर्सेज से करें, बेहतर जस्टिफिकेशन से करें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। ये ना करें कि नहीं है मेरे पास, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। एग्जैक्टली। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दूसरे का हक भी मार रहे हैं ना, जो बेचारा इतनी मेहनत करके आता जी। है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एजेंट्स का जो 2022 के बाद से मामला है विजिटर वीजा के ऊपर, ये मैं मुझे दिलाना भी चाहता हूं गवर्नमेंट को कि विजिटर वीजा के ऊपर एजेंट्स ने, क्योंकि आसान काम, जी सोशल मीडिया फ्री आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप जो है वो कंटेंट इजीली जो है डेवलप कर लेते हैं। जो जितना खूबसूरत है, जो जितना ज्यादा जो है ना वो अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकता है, वो आकर वीजा बेचता है, उसके ऊपर लोग बम्बार्डमेंट करते हैं और उसका जो वेल्थ है वो बढ़ते चले जा रहा है। एक विजिटर ट्रैवल एजेंट को कभी आपने देखा? ये वीजा ट्रैवल, आप विजिटर वीजा कर रहे हैं तो आप ट्रैवल एजेंट हैं ही नहीं, पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल ठीक है, तो ट्रैवल एजेंट में सिर्फ वीजा करके आप इतना कामयाब अगर होते हैं तो इसका मतलब ये क्यों? क्योंकि आप हर उस बंदे को जो कि क्वालिफाइड नहीं है बेचारा, या जो इसकी इतनी बसात नहीं है, वो क्या करता है कि उसको कहा जाता है कि आप कनाडा का विजिटर वीजा $185 पे करो। Exactly. ये स्टेटमेंट्स है ना, रिकॉर्डेड है। जी, अब जी, डिलीट ऐसा कर दे मेरी बात तो अलग बात है, नहीं, रिकॉर्डेड है नहीं। कि आप $185 पे करें और वहां चले जाएं और अपनी जिंदगियां बनाएं। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, जहां आपको ये सवाल मिले उन उदारों को उनके साथ क्वेश्चनिंग या उनके साथ बात करना चाहिए कि आपने ये बात कही कि विजिटर वीजा के ऊपर आप जाकर टूरिज्म करेंगे या फैमिली विजिट करेंगे या बिजनेस ट्रिप करेंगे, ऐसा ही है। वो रिकॉर्ड है आपके पास। आपने लोगों को $185 करके, $100 करके आपने लोगों को भेजना शुरू किया। Exactly. कुछ लोग गए भी उसके अंदर और उसमें से मैक्सिमम लोग तो रिफ्यूज ही होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि उसको तो आपने लालच दिया। बिल्कुल, वो right. बेचारा आके पेमेंट करते हैं, लाखों हजारों लोगों से आप पैसे जमा करते हैं और फिर उसमें से 4 लोग 5 लोग Exactly. आपके अप्रूवल होते हैं, वो आप दिखा भी देते हैं। ये तरतीब अब खत्म होने चाहिए। अब से भी अगर कोई स्टार्ट करेगा तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है आदिल साहब कि स्टूडेंट्स के हवाले से बताएं कि अगर स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ाई के गर्ज से जाना चाहते हैं, और इस तरह भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ पर वो जॉब्स शुरू कर देते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती नहीं, हैं। लीगल है एक्चुअली। Legal है? हाँ, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आप जो है वो स्टडीज के साथ जॉब्स करते हैं। जॉब कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम उनको मिलता है, 20 आवर्स पर वीक आपको मिल जाते हैं मुख्तलिफ जगह। खासतौर पर जब ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अक्सर लोगों के पास ही बैंक स्टेटमेंट के मसाइल रहते जी। हैं, तो ऐसी कंट्री, चूंकि अब यूरोप बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस हो चुका हुआ है एजुकेशन के हवाले एजुकेशन से के हवाले से भी। देखें ना, इटली जैसे है, इटली के अंदर आपको स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है ठीक है। और कंट्रीज में मिल जाती है। स्वीडन है, यूरोप के अंदर सिर्फ लोग इसलिए भागते हैं जी। कि लैंग्वेज बैरियर है। जबकि एक पढ़ा लिखा, जब देखें अगर आपका मेन डेस्टिनेशन या आपका जो मेन फोकस है वो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। प्लानिंग करें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे उस कंट्री की क्वालिफिकेशन लेंगे, फिर लैंग्वेज भी जब आप इंटरनेशनली लोगों से मिलते हैं, लैंग्वेज भी थोड़े बहुत आप सीखते हैं, बेसिक लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो आप इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हैं उस माशरे के अंदर। यूरोप में फायदा ये है कि एक कंट्री में पढ़ने या विजिट करने से 28 कंट्री में आप चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेंगन आपके शेंगन पास आ आपके पास जाती है, है, तो बिल्कुल। आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है, अक्सर लोग, क्योंकि देखिए ना, हम कहते हैं कि बस छोटे से पैसे देकर हम जो है ना चले चलिए जाएं। जाते हैं। जर्मनी का जॉब सर्च वीजा है, आपके पास 13,000 यूरो के करीब आप ब्लॉक अकाउंट करें, वो आपके ऊपर खर्च होंगे। जी। आपको 1 साल का वो जॉब सर्च करने के लिए वीजा दे रहे हैं, जी तो करना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, और वो ये है कि जो हमारा स्टूडेंट होता है वो बाहर जाने के ख्वाब जरूर देखता है, जरूर देखता मगर वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या, उसको कैलकुलेट और नहीं कॉस्ट ऑफ करता। एजुकेशन एग्जैक्टली।
फिर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहते हैं कि फिर हमें अपना या तो कोर्स चेंज करना पड़ता है या फिर यूनिवर्सिटी से वो किसी लोकल कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी Compromise बिल्कुल ऐसे करते हैं देखेंगे, फिर इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर लोग जो भी स्टडी पे या इमिग्रेशन में प्लानिंग, जी स्ट्रेटेजी जी एज पर योर प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है। वो होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगी और टाइमली अप्लाई, खासतौर पर स्टूडेंट, बिल्कुल अब ठीक कोई है। सेशन आ रहा है तो हम एट द 11th आवर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें वीजा रिफ्यूजल और सिलेक्शन हो रहा है, Chances नहीं हो ज़्यादा रहा हो है। जाते हैं, exactly। तो दोनों चीज, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। हम बगैर प्लानिंग के, हम सिर्फ अपने हालात के, आज मेरे हालात खराब हो गए, मुल्क के हालात खराब हो गए, में आपको प्लानिंग करनी होती है। स्टडी रूट भी एक बहुत अच्छा रूट है, बिल्कुल। गारंटीड आपका पीआर का नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स पीआर बहुत एक इंपॉर्टेंट रूट है। फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे यूरोप के अंदर देखें या यूएसए में देखें, कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, आपको पोस्ट यूके में होता पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिल जाता है। इट मींस कि वो कंट्री जब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, पढ़ा रही हैं आपको नॉलेज दे रही हैं, तो वो चाहती है कि आप वहीं का हिस्सा बिल्कुल बने ठीक और है। वहीं जॉब हासिल करें। एग्जैक्टली। बट अब ये वेस्ट की बात हो रही है, इंग्लैंड से चले शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे जो पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बहुत ज़्यादा, 10 साल के बाद मेरे ख्याल में जाके आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। और इट्स अ हेल टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनाडा की जब बात करते हैं तो कनाडा के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये पोटेंशियल थ्रेट हाउसिंग इश्यूज भी हैं, इश्यूज हैं, और वैसे भी इन्फ्लेशन की जो हिट लगी है वो सबको ही उसने इफेक्ट किया है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? वो ये चाहते हैं कि जैसे ही उनका मास्टर्स कंप्लीट हो, 1 या 2 साल की जॉब के बाद उनको जो है वो पीआर मिल कनाडा जाए। अच्छा रूट ऑप्शन है, कौन सा हो कनाडा सकता है? अच्छा रूट है, Still- अभी स्टिल अच्छा रूट है स्टडीज के थ्रू। Right। इमिग्रेशन में तो डेफिनेटली जब मेडिकल हजरात जितने भी हेल्थ केयर वाले हैं उनको चांस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोशिश ये करना, देखें अगेन प्लानिंग आएगी, फौरी तौर पर कुछ भी नहीं होगा, हर चीज टाइम टेकिंग होती है। आप प्लान करें, फ्रेंच सीखने की कोशिश करें। अच्छा, ये भी सॉरी मैंने पूछना था कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है State to पॉलिसी, state और vary वहाँ करती पर जो है जैसी जिस स्टेट में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए फिर एप्लीकेंट जो है ना रिक्वायर्ड जी, जी। होते हैं। ये जरा जी बताइएगा जी इसके ऐसे ही है। कनाडा में तो ओवरऑल अगर सिर्फ क्वेबेक को अगर छोड़ दें, वहाँ फ्रेंच होती है, लेकिन फ्रेंच एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ प्लस पॉइंट प्लस है पॉइंट है, कनाडा वो के उसको लिए। कंसीडर करें सेकंड लैंग्वेज Second language है। तो कनाडा स्टिल अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टडी पर्पस के लिए। और इमिग्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन में हेल्थ केयर और आईटी प्रोफेशनल स्टिल कंसीडर की जा सकते हैं, बट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोविंसेस के थ्रू। Alright। और एक जो नया प्रोग्राम लॉन्च है मार्केट में, फिर अगेन वो सोशल मीडिया पे बड़ा गलत इस्तेमाल होता है, C11 जी। C11 कह लें, C11 IEF। कह लें, कि वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जी, मैं उसी कुछ लोग तरफ कह रहे हैं आ- कि $50,000, कुछ कोई कहता है, हम भी कहते हैं, लेकिन जी। एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। Right। अब फंड्स की नहीं, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है कि मैं कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्टअप के या Startups बिजनेस के के बारे लिए, में बात जी, करूंगा तो पैसा तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक अब है। या आवाम को, आपने तो कहा था पैसे तो कुछ नहीं होते। एग्जैक्टली। या चलो, आपने अगर कहा था बैंक से 50,000 फाइनेंस होते। करना है तो उसकी श्योरिटी तो लानी पड़ेगी ना तो कि आप पहले मटेरियलाइज बताएंगे कैसे ना कि करोगे? मुझे बिजनेस क्या करने जा Absolutely। रहे हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बिजनेस स्केलेबल, वायबल आपका होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो कनाडा की या तो कल्चरल Job opportunities को create या करें। जो है ना इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करना। अच्छा। ये एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम नहीं नॉर्मली कि आप कोई भी बिजनेस आपने कर लिया। तो Exactly। C11 एक अच्छा ऑप्शन है, बट अच्छे हाथों में जाए जिनको बिजनेस ये एक्यूमेंट, बड़ा मैटर करता है। इमिग्रेशन एक्यूमेंट और बिजनेस एक्यूमेंट दोनों होने चाहिए। Absolutely। ठीक है, आदिल Business साहब पर- मुझे ये बताएं कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी मायने Very रखती good है इस question। चीज़ में? देखिए इमिग्रेशन में तो कुछ नहीं है, आपको नहीं। अगेन बात ये कि समझ लें, जो यही नतीजा निकलता है डिजिटल की, अगर लोग ये भी कर रहे हैं कि ना ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, वो विजिटर वीजा की हद तक है। ओके। ये हमें रोकथाम देखनी होगी, सोचनी होगी। आज से बोलेंगे देखिए हमारा काम है अजान देना, नमाज पे कोई आता नहीं आता, दैट्स बिल्कुल ठीक मैं ये बात बता दूंगा लोगों को कि अगर आप विजिटर वीजा कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि उसको डंकी का रास्ता ना बनाए। बिल्कुल ठीक है। ओके। एक दूसरा ये है कि विजिटर वीजा के लिए ही इंपॉर्टेंट है सर कि अगर आपको शौक है शौक है। यूके, कनाडा, यूरोप, यूएसए जाने का, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि मुझे टूरिज्म पे जाना है जी। ठीक है। और डायरेक्ट आप यूएस से कनाडा अप्लाई कर रहे हैं, तो कहेगा कि भाई ये- मेरा यहाँ तो से क्यों कनाडा तो शुरू वैसे ही करें? टूरिज्म कंट्री नहीं है, एग्जैक्टली। तो आपने टूरिज्म किया क्या है अभी, तो पहले आपको होना चाहिए, आप मुख्तलिफ कंट्रीज बट एटलीस्ट यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज कि कनाडा Basic के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ पे टूरिस्ट के लिए कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ट्रैप हो जाएंगे। आई टेल यू, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपकी इजाजत से बता दूं, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी लग सकता है, लग सकता depending है on the chances profile हैं। again। Okay। अच्छा, इसी का क्वेश्चन Does it इसका matter पार्ट भी है, country वो ये wise? है हमारा कि इसी तरह बहुत सारे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री होती है बट उसके बावजूद रिफ्यूज हो जाता है। वो ये बड़ी-बड़ी कहते profile हैं कि जी हमारे पास तो हमने पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घूमी हैं, फार ईस्ट गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं, अफ्रीका हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, बट जब अमेरिका, कनाडा और स्पेशली कनाडा की बात आती है, रिफ्यूज क्यों हो जाता है? देखिए डॉक्यूमेंट्स की जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट Right। कंसिस्टेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन बहुत अच्छी, लोग इग्नोर कर जाते हैं।
ठीक है ना, ओवरलुक कर जाते हैं जब बहुत भी ओवर, जिसको आप कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और जहाँ छोटी मोटी आपने गलती, आपका पर्पस अगर सही नहीं है डिफाइन कर रहे हैं, आप उसके अंदर आइटनरी सही नहीं डिफाइन करते, तो आप एक अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी रिफ्यूज हो सकते हैं। चांसेस कम है बट रिफ्यूज होते हैं और हो सकते हैं, और उससे आप डेफिनेटली दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, कोई इमिग्रेशन स्कैम नहीं लग गया अंटिल अनलेस आपका कोई फेक या फ्रॉड जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप रीअप्लाई करें, बेहतर अप्लाई करें। अगेन स्ट्रेटजी बेहतर हो, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी होना चाहिए, आपका सबमिशन बेहतर होना चाहिए, वहां पर ही रोल आता है कंसल्टेंट का कि वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करे और गैप्स को बताए। ठीक है, रिफ्यूज होने के कितनी दफा हम रीअप्लाई कर सकते हैं? वो तो आप कभी भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप एज लॉन्ग, देखिए अगर प्रोफाइल में कोई चीज कमी है, मिसाल के तौर पर फंड्स आपके कम थे और उसमें रिफ्यूज हो गया, अब आप 10 मरतबा अप्लाई करें तब भी रिफ्यूज होंगे, और ज्यादातर कंप्लायंस की वजह से ऐसे ही जैसे फेल होते तो आप क्या कहेंगे, दोबारा तो कर सकते हैं बट आपको तैयारी करनी। अच्छा, एक और खबर शेयर कर लेते हैं B2 कैटेगरी के हवाले से। यूएस वीज़ा के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी hefty अमाउंट जो है वो रखी थी कि जिनके पास होगी वो ट्रैवल कर सकेंगे, बट वहाँ की जो प्राइम कोर्ट है उसने उसको वेव कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए जो B2 के अंदर अप्लाई करना चाह रहे थे उनके लिए आई थिंक एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्तलिफ चीजें लेके यूटर्न वो करते हैं। ये मैटर करती है क्योंकि अब बहुत सारे केसेस पेंडिंग में चले गए। यूएस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में, लास्टली बड़े वीजाज लगे, अमेरिका में बहुत सारे लोग गए, बट जैसे ही टर्न अराउंड आया, टर्न अराउंड एज यू अंडरस्टैंड, तो जैसे ही वो आया है उसके बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, केसेस पेंडिंग होना शुरू हो गए। क्या वाकई ऐसा होता है? इसलिए कि देखिए भीड़ चाल है ना हमारे यहाँ, जब EB2 का सिलसिला शुरू हुआ तो यूएस के को भी कंसिडर करना, इससे पहले आप देख लें यूएस को कोई कंसिडर इस सेंस में नहीं करता सिवाय इसके कि आप फैमिली इमिग्रेशन करते हैं जी। तो लोगों को पता जब चलना शुरू हुआ कि भाई EB2 है, O1 है और E1 है और EB1A है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो हाईली स्किल प्रोफेशनल्स के लिए हैं, तो फिर और यूएस चूंकि एक बेटर डेस्टिनेशन है और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के लाता है, बेटर ऑप्शन होता है, लोग वहाँ पर अच्छा डॉलर्स में कमा सकते हैं और ऑप्शन 50 स्टेट से एक कंट्री है, तो लोगों को रुझान मार, ये 2022-23 के बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। तो यूएस के अंदर जब जो बाइडेन का दौर था तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने वो, क्योंकि इमिग्रेंट फ्रेंडली थे, उन्होंने किया। उसके बाद जब रेजिम चेंज हो गई है तो उसके बाद जो है ये पॉलिसीज में बहुत स्ट्रिंजेंट लोगों ने आते के साथ ही मुख्तलिफ जो है वो नए लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं। अब ये भी होता है कि आप B1 B2 के ऊपर जाकर चेंज ऑफ स्टेटस इतनी आसानी से नहीं करा सकते, यू नीड टू प्रूव, बहुत आप जो है स्ट्रॉन्ग आपको जो है एविडेंसेस देने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें होते रहती हैं और इसके ऊपर नजर भी रखना चाहिए। जितनी जल्दी जब प्रोग्राम आता है तो लोग शशोपंज में भी रहते हैं, होगा नहीं होगा। अब वही चीज जो 6 महीने में हो रही थी अब 2 साल से ऊपर चले गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आदिल, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जी जी प्लीज गो अहेड। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह हम देखते हैं अगर हम टूरिज्म के शौकीन हैं और हम किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ये सब, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये बताएं जो देख रहे हैं, वो कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो हमें अच्छे बजट में जाने को हमें मिलेगा और हम एंजॉय करेंगे? जबरदस्त, ये सबका सवाल है, ये पूरे पाकिस्तान में आवाम का वेरी गुड क्वेश्चन। और यही सवाल नहीं होते हैं और लोगों के भी होते हैं। देखिए पहले तो मैं इसमें इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको जवाब दे दूं कि घूमना फिरना में कोई, जब तक आपके पास पैसा अच्छा नहीं है, मुझे अभी लाहौर भी घूमने जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करते हुए हम थोड़ा बचा भी लें, क्योंकि ट्रैवलिंग तो आई थिंक बहुत महंगी होती है। अगेन देखिए एक लग्जरी शॉप है जी जी, यू कैन नॉट से कि ना मुझे मलेशिया भी अगर जाना है, सिंगापुर जाना है, आपके पास पैसा एक बजट के हिसाब से, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5-6 लाख रुपए हैं, ठीक है, मेरे अपनी जमा पूंजी के 5-6 लाख रुपए हैं और मुझे मलेशिया या कोई भी कंट्रीज आप कह रहे हैं जो थोड़ा सा आप कहते हैं सस्ता है, दुबई भी जाना है मिसाल के तौर, तो मुझे 3-4 लाख रुपए लगने हैं, तो बाकी जेब में क्या बचेगा? अच्छा इसका मैं रहूंगा कैसे? अच्छा एक पार्ट इसका ये भी है कि हम अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको कैसे मेंटेन करें एंड वे टू बिगिन, दैट्स द क्वेश्चन। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लें, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यासिर भाई, कैसे हैं? कमर बात कर रहा हूं। ठीक ठाक, कौन और कहां से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं कमर बात कर रहा हूं सियालकोट से सर। कमर फ्रॉम सियालकोट, ठीक है कमर साहब जी। आवाज आ रही है यासिर भाई? जी जी फरमाइए आप। जी यासिर भाई, मुझे है ना ये डन वीजा जो है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि वो जो 30,000 40,000 30 लाख 40 लाख मांगते हैं वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मुझे डिटेल बताएंगे सर? टर्न वीजा अभी बताते हैं आपको जी, ये भी बता देते हैं। पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री कैसे मेंटेन करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और दूसरा ये क्वेश्चन ही आजकल एक टर्म इस्तेमाल होती है हमारा, डन वीजा।
ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे मेक श्योर कोई कर सकता है कि और जी, उसके लिए इतने 22 साल से amount 22 साल से जी। इस इंडस्ट्री में हूँ, Please. बहुत उतार चढ़ाव चीजें देखता है और देखा भी है, क्योंकि अब सबको पता ही है जैसे जी, पूरे मुल्क का, मेरे माय फादर वाज आल्सो जी, कंसल्टेंट, बड़े जी। भाई भी हैं, तो हमने बड़ी चीजें देखी हैं और आज तक देखते हैं। बट मैं उनके जवाब देने के, मैं ऑल्दो कि हम ये जवाब दे सकें कि भाई आपको भी बताकर या एजुकेट करके ऐसा तो फायदा नहीं होना। Exactly. इसलिए कि आपने तो डन पे डन पे ही समझना उसको, और वो आपको जो है ना मरूब भी कर लेंगे, राम भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपके सबसे पहले सवाल के बाद मैं इस पर आऊंगा कि एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी, जब हमने कहा कि इंपॉर्टेंट होती है, आप अपने फाइनेंस के हिसाब से, अगेन मैं ये कहूँगा बिल्कुल फाइनेंस ठीक के है। हिसाब से अपनी जो जिसको हम छोटी कंट्रीज कह सकते हैं आम इस्तेलाह के अंदर, कि जो छोटी कंट्रीज लाइक मलेशिया हैं, ये टूरिस्ट कंट्रीज हो। ऐसे भी नहीं हो कि आप कहने में बांग्लादेश ले जाऊंगा तो टूरिस्ट कंट्री तो नहीं consider किया करेंगे, तो आप मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर आप मिडिल ईस्ट में आ जाएंगे, दुबई हो गया, कतर हो गया, फिर आप इस साइड यूरोप साइड में थोड़ा बहुत टच करेंगे, या सब एशियन साइड के ऊपर आपका जॉर्जिया है, बाकू है, अजरबैजान, फिर आपका जो है वो यूरोप साइड पे टर्की आ गया, टर्की का टर्की access करने के आपके बाद लिए आप जो आसान, yes. अब हर चीज के लिए आपके पास फाइनेंसेस अच्छे, होने बैंक चाहिए। स्टेटमेंट मेंटेन, और बैंक स्टेटमेंट और सारी चीजें मेंटेन उसी वक्त होगी या तो आपकी सैलरीज बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, फ्लो अच्छा होता है, बिल्कुल आता ठीक है। है और आप लगाते हैं, करते हैं, या आपने एक साथ ही अगर करना है तो आपने अच्छा पैसा जमा किया, 15 20 30 लाख रुपए आप हैं, अब आप अपना Exactly. बजटिंग आपने खुद करनी है, बिल्कुल। या तो किसी की हेल्प लेंगे एक्सपर्ट की, बिल्कुल वो आपको ठीक है। बताएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज कैसे कैसे करना चाहिए, और उसके ऊपर वर्कआउट करें, जी। रादर देन हम सिर्फ इस पे कोशिश करें, जो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि रादर देन हम डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें कि बस मैं you're बाहर right. निकल जाऊँ, किसी तरह निकल ठीक है जाओ। ना। ये डन का भी सौदा यही है कि इस डिजिटल डन की, तो डन की कोई चीज नहीं होती, किसी का चाचा मामा भतीजा, मैं कितना बड़ा भी लॉयर कंसल्टेंट बन जाऊं, मैं कितना बड़ा भी जो है ना वो हो जाए, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं डन का वीजा आपको करा दूंगा। Absolutely. प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, Caller का देखिए जो टैक्टिक्स होती है, answer था वो ले प्रोबेबिलिटी लेते होती है, और उसमें तुक्का होता है, जी, इसको कहते हैं जैसे क्रिकेट के अंदर निकल के आपने छक्का मारने की कोशिश, Exactly. छक्का हो जाएगा आउट हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक, तो बात ये है कि वो ये होता है कि यासिर की प्रोफाइल ली और मैंने कहा यासिर आपका केस 100% मैं करा दूंगा, एग्जैक्टली, प्रोफाइल में देख लिया, फंड्स थे, चीजें थी, और उसके ऊपर आपको इतने इतने पैसे मुझे देने होंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं आपसे नहीं लूंगा। अब मैंने जो एजेंट है उसने गैम्बल किए, जी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा मार्केट में वो 50,000 रुपए का था, जो नॉर्मली कंसल्टेंसी अगर कोई चार्ज करे 1 लाख रुपए का था, वो आपसे कहता है मैं 15-20 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, 5 लाख, उससे ऊपर एग्जैक्टली, लग गया। तो मैं अगर 5 केसेस भी फ्री में करूं जी, तो मेरे एक भी बंदा कर जाएगा तो मेरे लिए फायदा है। बिल्कुल तो ये ठीक है। इसी तरीके से काम होता है, अगर आप नहीं समझेंगे, और ये खास तौर पर अपर साइड के ऊपर ही ज्यादा होता है, हमारे यहाँ इधर बहुत कम रेशियो है, फिर भी Exactly. ये ज्यादा होता है। इसलिए तो आम आदमी तक अगर ये बात पहुंचती है, पहुंचाई जाए, ये डन के सौदों के ऊपर ना जाए। ना जाए। एक और चीज़ है, और वो ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारा आपको हेड हंटर्स बहुत नजर आएंगे, और प्लस ये कि आपके पास हर थोड़ी देर बाद एक ऑप्शन जो है, आपके पास एक मेन्यू पॉपअप होगा आपके मोबाइल के ऊपर, जिसमें लिखा होगा कि आप मिडिल ईस्ट के अंदर नौकरी एक्सक्यूज मी हासिल करें, कनाडा के अंदर नौकरी हासिल करें, आगे तनख्वाह भी लिखी होगी, और ये इतने सारी डॉलर्स चीज़ें आप कमा होंगी। सकते जब हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अननोन लिंक के आपको ले जाएगा, और फिर आप मुस्तकिल अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते चले जाएंगे, और फिर yes. एक पूरे ट्रैप में आ जाएंगे, वापस आ जाएं। ऑफिशियली कैसे इसको परस्यू कर ये भी सकते बताएं। हैं कि हमें पता चले कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे important. ऑफिशियल जॉब डिक्लेरेशन है। देखिए आम सारी आदमी के चीज़ें। पास, जैसे हम कहते हैं कि ज्यादा ट्रैप जो होता है वो लोअर तबका होता है जी। ना, जो बाहर ज्यादा बेचारा है। क्वालिफाइड बंदा होगा तो वो ठग से उठाएगा, एआई से पूछेगा, ठग से उठाएगा, वो गूगल्स पे चले जाएगा, चीज देकर जो कंपनी आपको ऑफर करी, सबसे पहले जो एम्प्लॉय जहां से भी आपको ऑफर आता है, बिल्कुल ठीक, उसको प्रॉपरली आपने वेरीफाई करनी, एम्बेसी से, काउंसलेट से, वेबसाइट से आपने देखना है। ये तो पहला तरतीब हो गया। बिल्कुल ठीक, बाकी जो एजेंट्स की बात होगी, खासतौर पर कनाडा की बात करें, लाइसेंस होना चाहिए या ऑथराइज होना चाहिए, जी। वो चेक कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ऑफिस, चीजों को आप देखेंगे, रिव्यूज को आप देखेंगे, चीजों को कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं। जी, अब अनफॉर्चुनेट ये है क्योंकि जितना स्कैम बढ़ता है उसको हैंडल करने वाले भी बढ़ जाते एक हैं। ट्रैप हमारा और बताता हूँ, बड़े मजे का है आपको, बताएं। ये भी चले पता है लोगों की जी, नॉलेज जी, के जी। लिए। आप जाते हैं जी एक XYZ कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आई एम श्योर किसी का नाम ना हो, मैं XYZ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। उसकी जिस जगह वो बैठा होता है ना, जैसे ही पीछे स्क्रीन है, वहां पर एक मैप लगा होता है पूरी दुनिया का, और नीचे एक नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। जब आप उसको वेरीफाई करते हैं ना मोबाइल के ऊपर, इत्तेफाक से वो आपको लाइसेंस मिलता है, मगर वो भी लाइसेंस नहीं होता, वो किसकी फ्रेंचाइज लेकर बैठा है आपको नहीं मालूम। ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि ये राइट कंसल्टेंट है? देखिए मैं ऐसे भी कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जो लाइसेंस भी हैं,
उनका स्कैम करने का तरीका का भी डिफरेंट। ओके तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये क्रिटिकल है बात, क्योंकि हम पहचान भी नहीं चैलेंज में बात सकते। कर ठीक है, ठीक तो है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे यहाँ ये होता है ना कि उठा के अप्रूवल्स भी दिखा रहे होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड लाइसेंस कंसल्टेंट, तो अलग बात है क्योंकि आवाम नहीं समझ सकती। मुझे I'm sure, मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ भाई कनाडा का लाइसेंस होता है, बाकी जगहों का कोई लाइसेंस नहीं है। आदिल साहब, फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड का भी आपको एक लाइसेंस है, मिनट के लिए लोग फिर भी थोड़ा- न्यूजीलैंड को जी। बेच रहे होते हैं। I'm sorry, आदिल जी। साहब, कॉलर है, सॉरी टू जी, जी, इंटरप्ट जी, यू, जी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं और वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुर्शीद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। खुर्शीद इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद से। खुर्शीद कहिएगा। जी, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, तो मेरी 2 क्यूरी हैं, अगर मुझे बता सकें तो। जी बहुत शुक्रिया। जी सवाल कीजिएगा। जो है मेरी बेटी ने कुछ 2 साल पहले की बात है, कनाडा के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो सारे उसने अपना जितना भी यानी कि चीजें पूरी करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, तो बिल्कुल एंड पे जाके 2-3 महीने बाद उसका रिजेक्शन आ गई थी। ठीक। फिर दोबारा उसने अप्लाई करना चाहा, तो मुझे किसी ने कहा, समझदार बंदे ने, दोस्त था मेरा कनाडा में, उसने कहा कि जी अभी ना करें वरना दोबारा वो हो जाएगा। तो मेरी बेटी ने ये बात नहीं मानी, ठीक है। तो दोबारा किया और दोबारा उसका वो हो गया था। अब मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा जिसकी उम्र 26 साल है, वो भेजना चाहता हूँ यूके में। ठीक है। तो वो मेरे जानने वाले, उन्होंने कहा जी आज आए, बस करना ही कुछ नहीं है, बस आप इतने पैसे जमा कराएं और ये बस समझें कि अगले दिन यूके पहुंचेगा, फटोफट पासपोर्ट बनाएं। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल चीजें लग रही है, तो कुछ ठीक। इस सिलसिले में कुछ आप आगाही दे दें। अभी बता देते हैं, ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला story है। ये सवाल ये कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे भाई, ये पूछना चाहते हैं कि उनकी बेटी का केस उन्होंने किया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर उनको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कंप्लाइंस दोबारा से की, दोबारा से उसको रीप्रोसेस किया, बट उसके बाद भी वो उसको ये नहीं बताया कि कर सके किस कैटेगरी में था। ये थोड़ा सा मैं हुजूर आपसे ज़रा गुजारिश ये करूँगा कि आप नंबर जो हमारे दिए गए हैं इसके ऊपर अगर रब्ता कर लें बाद में, तो हम इसको ज़रा केस को समझ के फिर बताते हैं, क्योंकि समझना ये पड़ेगा कि किस नौइयत का वीज़ा अप्लाई किया था। एग्जैक्टली, उसको फिर देख लेंगे, समझ में आएगा कि वजह पहले जानना ज़रूरी होती है कि उसमें लिखा क्या है। अक्सर जो डॉक्यूमेंट आपके पास आता है ना, जिसके ऊपर रिजेक्शन आती है, उसके ऊपर बताया गया होता है कि इसकी वजह क्या है। अगर आप दुरुस्त कर लेंगे तो फिर आप रिफ्यूज नहीं होंगे दोबारा से। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। जनरल में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि क्योंकि मुझे अंदाजा है, मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ, ये बात अंदाजा ये है कि विजिटर वीजा की बात करें। जी जी। जी। कनाडा का विजिटर वीजा अभी जो एक समझ में आ रहा मुश्किल है, तरीन वीजा है, वीजा जो सबसे मुश्किल? आसान करके बेचा जाता है, लेकिन समर में चूंकि एक थोड़ा सा जल्दी वीजा का मिलना शुरू हो जाता है, कनाडा का भी ज्यादा देता है, तो उसको लोग कैपिटलाइज करते हैं Right. मैक्सिमम। तो उसके अंदर आपके पास ये होता है कि ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी सही हो और ऑफिसर को लगे कि इनकंसिस्टेंट है आपका पर्पस, उस पर भी रिफ्यूज कर देता हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, डिस्कशन जारी रहेगी और शेफ साहब जो हैं वो काफ़ी देर से पोजीशन लिए हुए बहुत हैं, इंतजार कर बहुत रहे गौर से ये डिस्कशन हमारी सुन रहे थे। अभी इनसे पूछ ही लेंगे क्या ये भी ख्वाहिशमंद रीजन क्या है है इनका जानने क्योंकि की, बड़ी ये जो तवज्जो से बताते सुन हैं, रहे ये थे। अपने ट्रैवल के बारे में इनकी भी स्टोरी एक ट्रैवल सुनाते हिस्ट्री हैं। है। आप कहाँ जाने का प्लान है और कहाँ कुछ जाने का आप प्लान है? आपका कोई सवाल है हमारे गेस्ट से? आप भी पूछ सकते हैं जी शेफ साहब। मैं बड़ी हाँ, ये बात है, शेफ की डिमांड जो है वो ज्यादा है जी शेफ साहब। मोस्टली थैंक यू सो मच। इतनी जबरदस्त डिस्कशन चल रही थी आज, मतलब ना जो टॉपिक था बड़ा हॉट टॉपिक था। टॉपिक तो हमेशा हॉट टॉपिक होता रहता है हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा। वो ना सिर्फ हमारी जो ऑडियंस है, ना सिर्फ बहुत इतने फोन कॉल्स आ रहे थे, वो बिल्कुल जो सवालात ऑडियंस पूछ रही थी वही क्वेश्चन मेरे भी थे ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि मोस्टली हर बंदे का कोशिश, जैसे जो इस महंगाई की जो पाकिस्तान की माशाल्लाह से सियासी रुझान की बात की जाए, समाजी बात की जाए, बहुत ज़्यादा इस टाइम जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए पड़े हैं कि हर एक नौजवान ने कह रहा कि कोई ना कोई तरीके करके हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, वहाँ जाके अपनी लाइफ सेटल कर दें। ना सिर्फ उन सब के लिए आज मुझे अपनी रेसिपी की तरफ मोस्टली आज जो मैंने जो स्पेशली बताया तड़केदार जो चिकन कढ़ाई है, ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर पहुँच चुकी है। हमारी जो सादरी प्यारी जो होस्ट शेफ़ है माही खान, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ये तड़केदार चिकन कढ़ाई तैयार कर ली है। अब उनसे गुजारिश करेंगे, ये रेडी हो चुकी है, इसको जल्दी से डिश आउट की जाए। हमारे ऑडियंस की जो इंतज़ार की वो जो घड़ियां हैं, जो वेट कर रहे हैं, स्पेशली इंतज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह उड़ती हुई ये डिश जा रही है, माशाल्लाह इसके अंदर डाल लें ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कितनी फ्लेवर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी ना ऑलमोस्ट खाने में उतनी अच्छी है। और साथ ही साथ
भाई बताएं, ये माई ये बताएं, ये अपनी ये जो चिकन तड़केदार चिकन कढ़ाई बनाई जी जी। ये आपने कैसे बनाई, हमारे थोड़ा ऑडियंस को बताएं, इसमें कौन कौन से मसाले गए हैं? इसमें हमने सब घर के मसाले यूज किए हैं। अच्छा। मतलब जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट डले वो आपके घर पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाजरीन को जिन्होंने भी टीवी ऑन किया है, वेकअप पाकिस्तान को भी ज्वाइन किया है, जो हमारे स्पेशली नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पेज के लिए जो मोस्टली जो हमारे स्पेशली हमारे किचन का सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। नीचे दिए हुए नंबर वो हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ बताते चलूँ, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया वेकअप पाकिस्तान को देखा, उनके लिए रेसिपी कार्ड सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक दफ़ा मैं रिपीट करता चलूँ, इसमें माही ने जो मिसाले डाले हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले इनमें 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है, साथ ही साथ आधा चम्मच क्रश चिली इसमें ऐड किया है और आधा चम्मच उन्होंने स्पेशली ना सिर्फ उसमें ये साबुत जीरा वो ऐड किया है और टेस्ट बनाने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया आधा चम्मच। और साथ ही साथ हमेशा मसाला बनाने के आधा किलो इन्होंने टमाटर लिए हैं, उसका बिल्कुल उन्होंने पेस्ट बनाया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें 1 किलो चिकन, वो भी इन्होंने 1 किलो चिकन आप बोनस में बना सकते हैं। ये अब ये जो तड़केदार जो चिकन कढ़ाई है, आप माई इसको क्या कहते हैं, हम मटन में बना सकते हैं, चिकन मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ में भी बना सकते हैं आप। अच्छा, ये बताएं, जो अभी आपको ये शौक है, ये कैसे मतलब किसी अम्मी को देख के इंस्पायर हुई हैं या किसी बहन को देख के या किसी शेफ को देख के? ये बताएं आपको सबसे फेवरेट जो शो कौन सा है, ये बताएं जिसको आप मॉर्निंग शो देखती है? मॉर्निंग शो तो वो तो डेफिनेटली आपका ही है, वेकअप पाकिस्तान। लेकिन मैं है अम्मी बोलती थी कि तुम भी कुकिंग वगैरह किया करो, तो मैं कभी कभी करती थी। नाज़रीन देख रहे हैं आपको बहुत ज़ोर से। अच्छा, कभी कभी करती थी। फिर मैंने जो है ना, मतलब मैंने बोला पहले मैं पास्ता वगैरह सैलेड ये सब चीज़ें ट्राई करती थी, फिर एक दिन मैंने ये भी ट्राई किया, कढ़ाई भी बनाई, बिरयानी बनाई। तो अब मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ और आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ मैं घर पे। अच्छा, सबसे अच्छा आप क्या बना लेती हैं? अगर हमारे ऑडियंस के लिए जो जेंजीज हैं, जो हमारे परदेसी भाई माई बहन हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट गाँव में, उन सब के लिए आप कौन सा मैसेज देना पसंद करती, क्या मैसेज देंगे उनके लिए, उसके लिए मोटिवेशन के लिए? मोटिवेशन जी के हाँ, लिए कोई मतलब ऐसा कुकिंग में? जी हाँ, कुकिंग में। जी हाँ, कुकिंग में यही है कि अगर आप जैसे बनाते रहेंगे, जैसे पहले मैं थी, मुझे भी बनाने नहीं आता था, मुझे मतलब अम्मी से पूछती रहती थी ये क्या है क्या। फिर कुछ मैं कुकिंग शोज भी देखती थी, फिर वो देख देख के रेसिपी, क्योंकि आपको पता है आप तो सोशल मीडिया का दौर है, तो मोबाइल पे देख देख के चीज़ें बना के फिर मैं सीख गई। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको बनाने का शौक है तो आप बनाएं, और अगर आपको नहीं भी शौक तो भी बनाएं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ होती है कि अब आप आउट ऑफ कंट्री में भी कहीं भी हैं तो फिर आपको बस घर पे हो और आप बना लें फटाफट। जी हाँ हाजरीन, आप ये ज़बरदस्त, आप माही ने इतनी ज़बरदस्त मैसेज दिया, जिनको शौक नहीं, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए कुकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी अम्मी घर पे नहीं होगी, कभी बहन घर पे नहीं होगी, कभी खाला, कभी हम कभी भी हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कभी हमें कहीं जाके हम स्पेशली व्यक्ति के लिए जा रहे हैं अकेले, तो वहाँ पे हमें होटल्स वगैरह नजर नहीं आते, तो हम खुद से कुकिंग करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और पता है माही, हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है मैजिक सेगमेंट, जिसमें हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। नाज़रीन, आपके लिए आ रहे हैं मैजिक जबरदस्त। सो प्लीज काइंडली आप मुझे स्पेस देंगे, आप यहाँ पे मेरी सीट संभालें और मैं अब आके आपकी सीट संभालता हूँ। और साथ ही साथ देख सकते हैं माशाल्लाह, ये एक बात कहता हूँ माही, हमेशा आप सुनती भी होंगे हमारे नाज़रीन के लिए भी, उनके लिए भी, जो चीज़ दिखने में अच्छी है ऑलमोस्ट खाने में उतनी अच्छी होगी। जो आपने कढ़ाई बनाई है, कि मैं जब बना रही थी ना तो मुझे इतना मज़ा, मुंह में पानी आ रहा था कि बस पानी हो रहा था। तो साथ साथ इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म, हम इस पे मैजिक शो करेंगे और साथ ही साथ जबरदस्त सा, ये देखें, ओ यस, जी हाँ, ये देखें जबरदस्त हमारा सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये देखें, अब आप देख सकती हैं माशाल्लाह माही ने कितनी खूबसूरत तड़केदार चिकन कढ़ाई तैयार कर ली है। और जब इसकी, जब मैं अपने कैमरा को देखता हुआ नीचे रख के दिखाता हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन देखें माशाल्लाह, 3 चिली, साथ उस पर गार्लिक, ओहो गार्लिक का तो क्या ही स्वाद है। गार्लिक के आपको ना सिर्फ फायदे बताऊं, बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके इस्तेमाल से। ना सिर्फ आपका बीपी को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, और साथ साथ आपके मोस्टली आपकी जो स्किन पे सबसे बड़ा ना ग्लो, आगे स्किन की झुर्रियां पड़ गई हैं, ढीली हो गई है, बूढ़े हो रहे हैं, गार्लिक के इस्तेमाल से ना आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और बहुत ही आप कहते हैं बिल्कुल ग्लो करेगी। और साथ ही साथ अब हम करते हैं मैजिक शो बगैर टाइम ज़ाया किए। जी हाँ, वाह,
ओ यस, वाह, जी हाँ, ये उड़ते हुए बादलों से प्लेट कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, वाह, जी हाँ भाई, कैसी लगी आपको? अच्छी रही। आपका मैजिक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो आपने मैजिक किया था ना वो। थैंक यू सो मच माही जी। जी नाज़रीन, होपफुली हमेशा की तरह आप हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और साथ साथ कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे किचन के। जी यासर भाई, थैंक यू सो मच शेफ ज़की और माही। वाहिद हमारा मैजिशियन है जिसको डिश को एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने पे ले जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मूव है इसको मैंने नाम दिया है अराउंड द वर्ल्ड, तो ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। ये खुद भी चक्कर लगा लेते हैं, अपनी डिश को भी चक्कर लगवा देते हैं। वेरी गुड रेसिपी माही, वेल डन। थैंक यू जी। जनाब आदिल इस्माइल साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं और कुछ देर पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट कम वक्त में कोशिश करते हैं ज़्यादा। बट वी हैव टू कांग्रेचुलेट हिम फर्स्ट। प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपको मिडिल ईस्ट के अंदर बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म का जो है वो अवार्ड भी मिला है। सबसे पहले तो इसके लिए इनसाइड एक्सीलेंस अवार्ड है ये 2026 का जो नॉमिनेट होता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, दुबई तो पड़ी है। जी हाँ, उसमें नॉमिनेट करते हैं जो अच्छे कंपनीज अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, तो उनको वो नॉमिनेट करते हैं और फिर उसमें अवार्ड मिलता है। तो मेरे बेटे हैं वो, उन्होंने रिसीव भी किया और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। और एक थर्ड जनरेशन है इस इंडस्ट्री के अंदर, थर्ड जनरेशन है जो इमिग्रेशन का। तो इस वजह से भी लोगों को एतबार, अक्सर लोग जो, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पेप्सी ब्रांड तो नहीं कि हर बंदा जानता है, लेकिन जब भी वो जानता है, जब भी वो देखता है, जब भी वो एक्सप्लोर करता है, तो वन ऑफ द टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स में से हम इसलिए भी हैं कि हमारे एक जगदीप बुश्ती एक लेगेसी चल रही है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हम पर ये सवाल नहीं बनता कि आप कौन है, क्रेडिबिलिटी के आप कौन है और इससे पहले किया है, 22 साल से एक बंदा, उसका बेटा भी अब लेके चल रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ मिडिल ईस्ट, हमारा मिडिल ईस्ट इस वक्त वो जगह बन गई जो एक ज़माने में मिडिल ईस्ट जाना जो है पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, बट दिस पॉइंट इन टाइम नाउ इट्स बिकम अ प्रॉब्लम। शी इज़ वेरी राइटली सेड कि अब वो प्रॉब्लम बन गई। लेकिन वो अगेन जो शुरू का हमने बात मैंने बात रखी शुरू में, वही इसका तसलसल है कि जब तक आपके ये डिजिटल टैंकीज वैसे सॉफ्ट स्किल, मैंने एक ज़माने में सॉफ्ट स्किल की बात की थी एक पॉडकास्ट के अंदर, एक बड़े मशहूर हैं उनके साथ, उसके 4 महीने के बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट निकाला। तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने ये बात की सॉफ्ट स्किल के हवाले से कि हमारे लेबर्स को सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कैसे जाना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे जीना वो करना है, और फिर उसको स्कैम कैसे करना है और कैसे जो है ना रुकना है, वो सारी बातों को जब आपको नहीं पता, एजुकेट आवाम को हमें एजुकेट करना चाहिए। तो ये बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो भी जो वक्त के हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, वो एजुकेट करें। अदरवाइज हम ऐसे ही लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे जो वहाँ जाकर हमारी बदनामी का जो है ना बाइस बनते हैं। हम यही लोग एजेंट्स भी बन जाते हैं, यही लोग विक्टिम भी बन जाते हैं। तो हमारा जो बैलेंस है वो बरकरार नहीं है। हम इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तौर पर लें, इसके इतना हम नोटोरियस हैं, इतना बदनाम है कि हमें कोई भी, चाहे मैं भी हूँगा तो मुझसे भी 10,000 सवाल होता है। बिल्कुल उसके लिए कि ना, जब एक बंदा होता है ना, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर होता है, वो उतना डरा हुआ होता है तो उसको फिर असली और नकली का भी नहीं पता चलता ना। तो ये बड़ा फैक्टर है, क्या फैक्टर है? वो है सोशल मीडिया। अब आइए लास्टली जरा इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ किया है, इसने मामले को कितना इग्नाइट किया है, रिफ्यूजल की कितनी वजह बनाई, क्योंकि ये लिटरली बताया जा रहा है कि आपने सोशल मीडिया पे जो कुछ पोस्ट किया है अगेंस्ट योर ओन कंट्री एंड आवर कंट्री, क्या ये सारी चीजें भी मैटर आना चाहिए? देखिए मैटर करेंगी। एक तो अगर इनको कंट्रोल, मैंने वही कहा, अगर ये कंट्रोल के अंदर जब यहाँ कंट्रोलिंग बना रहे हैं या एसओपीज बना रहे हैं, इसमें ये भी चीज़ शामिल करना चाहिए। बैरून मुल्क डील करने वाले लोग मुझ समेत, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस, ठीक है, उनके ऊपर उनका जो भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होना चाहिए, मेनली अगर हो सके तो रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर जिस कंट्रीज से वो काम कर रहे हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा, आम आदमी को पता ही नहीं है कि चाहे विजिटर वीज़ा हो, चाहे इमिग्रेशन हो, लाइसेंस कंसल्ट के बगैर नहीं हो सकता, रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, पैसे लेके नहीं हो सकता, वो सारा छुप छुपा के भी काम होता है, वो भी नहीं पता हमें। तो हम एजुकेट करें, एसओपीज करें। हमारे प्रोग्राम्स या हमारी अवेयरनेस तो चलता रहती है कि हम आवाम को करते रहते हैं, बट मैंने देखा है कि 10-15 साल से जितनी बात आप कर लें, इतनी एजुकेशन नहीं जाती है। अनटिल जैसे आप मिडिल ईस्ट को देखें, उनका कानून सख्त है,
बिल्कुल तो आप सही। जो है स्पिटिंग करते हुए भी डरते हैं, एग्जैक्टली आप कुछ इस लॉ तोड़ते हुए भी डरते हैं। ये तो नहीं करते रहते कि हर वक्त आप टेलीविजन पे बैठ कर लोगों को एजुकेट करते रहे, नहीं होगा। आपको बंद बांधने पड़ेंगे, Fines आप लगाने एसओपीज पड़ेंगे, करें, ठीक है। आप क्राइटेरिया बनाएं, उस पर गवर्नमेंट फी भी चार्ज करें, वहां पर भी वो कमा सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहले हम कंट्रोलिंग करेंगे एंड देन फिर हम एजुकेशन देंगे, हर चीज बेहतर होती जाएगी और हमारा जो तशक्कुस है वो बरकरार हो जाएगा। हमारी वैल्यू होगी। जैसे मिडल ईस्ट के अंदर भी हम कह रहे हैं कि हमें नई वीजाज मिल रहे हैं, उन सब की वजूहत तो यही है कि हम जो है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक जी, है, हमारा। बहुत शुक्रिया आदिल इस्माइल साहब कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी Thank you so हमारे very व्यूअर्स को, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हुआ है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। की। जिस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टॉपिक पर बात की जाए। एग्जैक्टली, आपका- सोशल जी, मीडिया पे सोशल बचें, ये बड़ा मीडिया पर, ज़रूरी है। हाँ। हमारा यू वेरी राइटली You सेड are- कि ये जो स्कैम है इससे बचना ज़रूरी है। खुदारा इससे बचिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो चीज़ मुतासर बिल्कुल। होती है, एक तो आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब भी होती है, आपको लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं, उसके साथ right. साथ आपकी कंट्री का नाम भी बहुत ज़्यादा इससे खराब होता है। करूंगा Please। आवाम के Sure. लिए सिर्फ आपके लिए वन लाइनर कि जो भी प्रोग्राम नया देखते हैं जी। या सुनते हैं सोशल मीडिया पर, उसको ऑफिशियली वेरीफाई करना बहुत लाजमी ज़रूरी है। है। हर चीज की ऑफिशियल लिंक और वेबसाइट्स होती हैं, वेरी राइट, उनको देखो। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ और कनेक्ट कर दूँ। कर दिए। हम लोग टेलीविज़न के ऊपर हमेशा इस चीज़ को हमारा मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग आए। आप आदिल इस्माइल को, आमिर इस्माइल को, इनको जाके गूगल करें, सर्च करें, इनकी पूरी प्रोफाइल देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एवरीथिंग इज़ देयर। Yes. तभी हमने उनको यहाँ पर बुलाया है कि अपनी फील्ड के वन बिल्कुल। ऑफ दी बेस्ट हैं, तभी वो आज यहाँ पर हैं। कोई भी शख्स ये क्लेम करे कि मैं जी कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं उसको यहाँ Believe पे ना नहीं करें। बिठा सकता। बट सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, very दिस right. इज ऑल आई हैव टू से। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करूंगा। लास्टली हमारा जरा बता दीजिए लास्टली कुकिंग वालों आप के लिए। कुकिंग वालों के लिए बता देते हैं, जो कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, और कांटेक्ट नंबर हम चलाएंगे, और कांटेक्ट नंबर और साथ में हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके भी हम ये आ links गए आपके सामने, आ गए आपके Exactly. सामने है। सोशल मीडिया हैंडल्स आ गए हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, शेयर फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर जो है ना, वहाँ पर वो आप एज अ गेस्ट हमारे किचन में आ सकते हैं, और शेफ ज़की के साथ जो इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ वो क्रिएट करते हैं, और वो एनर्जी में Magic भी moment जो है वो आप कर create कर सकते सकते हैं। और यहाँ दूसरी बात भी आप बताएं, प्लीज जो ये चलें, आपने बहुत हम अच्छा बता सा देते हैं आज का हमारा जो वार्डरोब है, wardrobe हमारा है। और मेरा, वो जनाब ड्रेसलर्स तारिक Dresslers। रोड ने जो है वो डिज़ाइन किया है। उनका भी बहुत शुक्रिया कि बहुत उन्होंने शुक्रिया। कोऑपरेट किया, और इसके अलावा जो हमारे दीगर स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से ये मुमकिन हो सका। आस्तासी के बारे में आस्तासी, बात yeah, करें, why- जो why not? हमारे बिल्कुल, प्राइम स्पॉन्सर है हमारे। प्राइम स्पॉन्सर है हमारे किचन Exactly. सेगमेंट में। आप देखते हैं पीछे उनका एक लोगो भी बना हुआ है, जी। वो हमें याद दिलाता रहता है कि जो है ना, आस्तासी की जो वाइब है Exactly. वो हमें जाना चाहिए, वो हमें मिस Why कर रहे not? हैं, हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप भी जाएं और इन्जॉय करें। और ड्रेसलर की जो बात की जाए ना, Yes. इतना खूबसूरत फिट है ये। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह के आउटफिट पहने, और यकीनन आपको Why पसंद not? आया होगा जो हमने आज पहना है, एग्जैक्टली। तो आप उनके वेबसाइट पे जाएं, उनको व्हाट्सएप करें और अपने लिए भी ये बाय करें। ऑलराइट जी, इसी के साथ जो हमें इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बहुत सारी और खबरों के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह वापस आएंगे। हमारा को, मुझे और हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।